बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात करेंगे। एक ऐसा सवाल जो आने वाले सालों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, मईशत और सिक्योरिटी की सिमत का तयन करेगा। एक ऐसा सवाल जो इस बात का तयन करेगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान इस आलमी बिसात का खिलाड़ी होगा या फिर सिर्फ एक मोहरा। तो सवाल यह है कि जब दुनिया अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई ताकत की कशमकश की जानिब गामजन है, तो पाकिस्तान आखिर किस तरफ खड़ा होगा और इसे किस तरफ खड़ा होना चाहिए? क्या पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के साथ जाएगा, जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, या फिर अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात दोबारा मजबूत और मुस्तहकम करेगा, या फिर पाकिस्तान कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करेगा जहां वो अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान और वस्ती एशियाई रियासतों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हुए अपनी जोग्राफियाई अहमियत को मुआशी ताकत में बदल देगा। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान आलमी ताकतों की इस कशमकश के ऐन बीच में खड़ा है, यानी कि भंवर के दरमियान। एक तरफ चीन के साथ पाकिस्तान के गहरे दिफाई और मुआशी ताल्लुकात हैं, सी पैक है, गवादर है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। आलमी मालियाती इदारों में वाशिंगटन का असर और रसूख है और पाकिस्तान की मईशत अब भी मगरबी मालियाती निज़ाम से जुड़ी हुई है, यानी पाकिस्तान के लिए अमेरिका और चीन में से किसी एक को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना आसान नहीं। मेरे नज़दीक पाकिस्तान का तस्वर यह है कि मुल्क को सिर्फ कर्जे और माली इमदाद लेने वाला मुल्क नहीं, बल्कि एक ऐसा रीजनल कनेक्टिविटी हब बनना चाहिए जहां से तिजारत, तवानाई और आमदोरफ्त के रास्ते जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मगरबी एशिया को आपस में जोड़ दें। और अगर पाकिस्तान ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी फौज या न्यूक्लियर सलाहियत नहीं रहेगी, बल्कि इसका महल वकूअ खुद एक मुआशी हथियार बन जाएगा। अब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को जरा गौर से देखते हैं। एक तरफ चीन है, हमारा बहुत ही आयरन ब्रदर जिसको हम कहते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान और वस्ती एशिया है, जहां दुनिया की तिजारती मंडियों के दरवाजे खुले हैं। मगरब में ईरान है, जहां गैस और तेल के जखायर हैं। जनूब में बहरा अरब और बहरा हिंद है, जो ब्लू इकोनॉमी का वजाहत से नजर आता है। और इसी रास्ते में अगर मशरिक वस्ता और आलमी तवानाई की मार्केट्स मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान ऐसी जगह बैठा है जहां चीन को बहरा हिंद तक रसाई मिल सकती है, वस्ती एशियाई ममालिक को गर्म पानियों तक रास्ता मिल सकता है, जबकि साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया और मगरबी एशिया से कनेक्ट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान का फिलहाल ये जियोग्राफिक एडवांटेज अभी मुकम्मल तौर पर इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं बन सका। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सी पैक चीन के काशगर को पाकिस्तान के गवादर से मिलाता है और चीन के लिए बहरा हिंद तक एक अहम रास्ता फराहम करता है। रिपोर्ट के मुताबिक सी पैक के तहत पाकिस्तान में तकरीबन 30 अरब डॉलर की चीनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, जबकि मजमूई मनसूबाबंदी में एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन समेत बड़े मंसूबे शामिल हैं। लेकिन असल गेम सिर्फ सी पैक तक महदूद नहीं है। अगर पाकिस्तान सी पैक के साथ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के साथ जोड़ दे तो वस्ती एशिया से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जरिए बहरा हिंद तक एक नया ट्रेड रूट बन सकता है, जिससे उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे लैंड लॉक ममालिक भी आलमी मंडियों तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, इस मकसद के लिए ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन यहाँ फिर अफगानिस्तान आ जाता है। जाहिर है अफगानिस्तान तो दरमियान में खड़ा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी, कशीदगी और दहशतगर्दी के मसाइल ने वस्ती एशिया से जुड़ने के ख्वाब को मुश्किल बना दिया है। नतीजा यह है कि वस्ती एशियाई रियासतें मुतबादिल के तौर पर ईरान और दूसरे यूरो एशियन रूट्स को इस्तेमाल करने की तरफ माइल हैं, जा रही हैं। अफगानिस्तान के बाद एक और बड़ा मसला एनर्जी का है। जी हाँ, पाकिस्तान अपनी बुनियादी तवानाई की ज़रूरत का तकरीबन निस्फ इंपोर्ट करता है और सिर्फ एक साल में पाकिस्तान ने एनर्जी इंपोर्ट्स पर तकरीबन 16 अरब डॉलर खर्च किए। ऐसे में अगर पाकिस्तान वस्ती एशिया और ईरान से एनर्जी कॉरिडोर्स
कायम कर ले तो पाकिस्तान सिर्फ एनर्जी हासिल नहीं करेगा बल्कि खुद एक एनर्जी ट्रांजिट स्टेट बन जाएगा। अच्छा, टैपी पाइपलाइन तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तक गैस पहुंचाने का मंसूबा है। इसी तरीके से कैजा 1000 CASA 1000 के जरिए ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की इजाफी पन बिजली अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक पहुंचाई जा सकती है। और फिर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है जो पाकिस्तान के लिए सस्ती गैस के साथ साथ पाकिस्तान के मगरबी हिस्से के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का अहम जरिया भी बन सकती है। लेकिन इस पाइपलाइन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है जियो पॉलिटिक्स। जी, हम बार बार घूम के जियो पॉलिटिक्स, यानी एक तरफ अमेरिका और इसकी पाबंदियां तो दूसरी तरफ तेहरान, मतलब या तो सस्ती गैस ले लें या फिर अमेरिका से ताल्लुकात खराब कर लें। और यही पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी का असल डायलेमा है। पाकिस्तान के लिए अमेरिका और चीन दोनों इंतहाई जरूरी हैं। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, CPEC पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वेंचर है और चीन पाकिस्तान की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बड़ा हिस्सा रखता है। दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है और IMF जैसे आलमी मालियाती इदारों में वाशिंगटन का असर व रसूख भी वजाहत से नजर आता है। इसके अलावा अरब ममालिक पाकिस्तान को तेल की ताखीरी अदायगियों की सहूलत, लोन, रोल ओवर्स और इन्वेस्टमेंट फराहम करते हैं, जबकि पाकिस्तान रिमिटेंसेस का एक बड़ा हिस्सा भी अरब ममालिक से ही आता है। इसलिए पाकिस्तान अगर मुकम्मल तौर पर किसी एक कैंप में चला जाता है तो दूसरे कैंप के साथ मौजूद मुआशी ताल्लुकात खतरे में पड़ सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की मौजूदा हिकमत अमली बज़ाहिर ये है कि चीन के साथ CPEC और दिफाई ताउन भी जारी रहे, जबकि अमेरिका के साथ ऑफिशियल जो तौर पर क्रिटिकल मिनरल्स, इंसदाद दहशतगर्दी और मुआशी ताउन के लिए नए रास्ते भी खोले जाएं। अच्छा, अब यहाँ एक और दिलचस्प डेवलपमेंट सामने आती है और वो ये है कि पाकिस्तान अब सिर्फ रवायती जियो पॉलिटिक्स पर इन्हिसार नहीं करना चाहता बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स को भी अपनी नई स्ट्रेटेजिक अहमियत बनाना चाहता है। दुनिया में इस वक्त अगर हम गौर करें तो सेमीकंडक्टर्स, AI, 5G और एडवांस टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका और चीन के दरमियान एक मुकाबला देख रही है। पाकिस्तान इस वक्त भले एक बड़ा टेक्नोलॉजी प्लेयर ना सही, लेकिन पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी मईशत के लिए इंतहाई अहम साबित होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ रेयर अर्थ और इसी तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स के शोबे में एक मुआहदा भी किया है। अगर पाकिस्तान इस सेक्टर में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो ये दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसा मुआहदा होगा जिसमें दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो जाएंगे। यानी मुस्तकबिल में शायद पाकिस्तान की हिकमत अमली ये हो कि चीन से टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट और मार्केट्स, और दोनों से अपने स्ट्रेटेजिक अहमियत के मुताबिक फ़ायदा हासिल किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल अहमियत सिर्फ मईशत तक महदूद नहीं बल्कि सिक्योरिटी के मैदान में भी पाकिस्तान की अहमियत बरकरार है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी, अलकायदा, ISIS, फितनतुल खवारिज और बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दाना अनासिर ने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के मफादात को एक दूसरे के करीब ला खड़ा किया है। इसीलिए पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी को अपनी डिप्लोमेटिक रेलेवेंस बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ मौजूदा वक्त में मशरिक वुस्ता में पाकिस्तान की सिक्योरिटी डिप्लोमेसी एक बेहतरीन शक्ल में दुनिया के सामने मौजूद है और मेरे ख्याल में दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। पाकिस्तान का सऊदी अरब और तुर्किया के साथ दिफाई मुआहदा और ईरान के मामले में सालसी की कोशिशें पाकिस्तान को एक ऐसी मिडल पावर के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रही हैं जो मुख्तलिफ कैंपों के दरमियान राब्ता कार बन सकता है, पुल का किरदार अदा कर सकता है। अच्छा,
اب ہم ایک اہم نقطے پر بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان ایک مڈل پاور بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کا محل وقوع، اس کی نیوکلیئر صلاحیت، آبادی میں نوجوانوں کا تناسب، پاکستان کی عسکری طاقت اور پاکستان کی سفارتکاری کے میدان میں صلاحیتوں کی وجہ سے پاکستان ایک مڈل پاور بن سکتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں ایک کمزوری ہے اور وہ ہے پاکستانی معیشت۔ اگر ملکی معیشت مسلسل IMF کے پروگراموں، بیرونی قرضوں اور ایکسٹرنل فائنینشل اسسٹنس پر انحصار کرتی رہے تو پاکستان اپنی فارن پالیسی میں اسٹریٹجک اٹانومی حاصل نہیں کر پائے گا، جس کا مطلب واضح ہے کہ اصل طاقت صرف یہ نہیں کہ امریکہ اور چین پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ اصل طاقت اس وقت آئے گی جب پاکستان معاشی طور پر خود اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ اپنی بقا کے لیے کسی ایک طاقت پر انحصار کرنا چھوڑ دے گا۔ اب اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت ایک عالمی سیاست کے چوراہے پر کھڑا نظر آتا ہے۔ دنیا ملٹی پولر ہو رہی ہے، مختلف ڈائریکشنز لے رہی ہے، امریکہ اور چین کے درمیان مقابلہ بڑھ رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں نئے اتحاد بن رہے ہیں، وسطی ایشیا عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ افغانستان دوبارہ علاقائی سیکیورٹی کا اہم مسئلہ بنتا دکھائی دے رہا ہے اور اسی پورے جغرافیے کے درمیان پاکستان موجود ہے۔ پاکستان کے پاس فی الحال دو راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ دوبارہ کسی ایک بڑی طاقت پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرے، قلیل مدتی معاشی فوائد حاصل کرے اور اپنے اہم محل وقوع کو صرف اسٹریٹجک بارگیننگ کے لیے استعمال کرے، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی جیوگرافی کو ٹریڈ، ٹرانزٹ، انرجی، اسی طرح سے ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ میں تبدیل کرے۔ یہ بھی تو ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان سی پیک کو وسطی ایشیا، افغانستان اور بارڈر ریجنل کنیکٹیویٹی کے ساتھ کامیابی سے جوڑ دیتا ہے، اگر امریکہ اور چین دونوں کو پاکستان میں اپنے معاشی فوائد نظر آنے لگتے ہیں، اگر گلف اور ترکی جیسی مڈل پاورز کے ساتھ پارٹنرشپس بڑھتی ہیں اور اگر پاکستان اپنی ڈومیسٹک اکانومی کو مضبوط کرتا ہے، تو یہی جغرافیہ جو آج ایک چیلنج ہے، کل پاکستان کی سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ لیکن اس پورے منصوبے کی ایک بنیادی شرط ہے۔ پاکستان کو امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے بجائے اپنے مفادات کا انتخاب کرنا ہوگا، اور شاید یہی آنے والے برسوں میں پاکستان کی سب سے بڑا جیو پولیٹیکل امتحان ہوگا، کیونکہ آج پاکستان عالمی طاقت کی بساط کے کنارے پر نہیں بلکہ عین درمیان میں کھڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان اس بساط پر کسی دوسرے کا مہرہ بنے گا یا پھر کیونکہ دونوں پاسبلٹیز ہیں، یا پھر اپنی چال خود چلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔